बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, आज के एक नए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूं और बल्कि मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने ना सिर्फ हमें फ़ीडबैक दिया बल्कि हमारे ऑफिशियल नंबर पे रब्ता करके अपने बहुत सारे सवाल रखे, हमें अप्रिशिएट किया, हमें अपना फ़ीडबैक दिया। इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो अभी हमने रिसेंट जो 4 पार्ट रिकॉर्ड करवाए थे कानून किराएदारी को लेकर, उसमें क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का किराएदारी के हवाले से, तो बड़े सारे लोगों के इश्यूज चलते आ रहे हैं और वो बड़ी सारी चीज़ों पे अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक जो मेरी बड़ी दस्ता आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना किया कीजिए। जब भी आप हमारी टीम को ऑफिशियल नंबर पे कॉल करते हैं, जब कॉल रिसीव होती है तो वो अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं जी कि थोड़ा सा हमें टाइम दें ताकि आगे मुझे या शाह साहब से आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा एक टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इनकी भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होती हैं, मेरी भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है कि हम प्रॉम्प्टली आपको जवाब दें। तो आइंदा आप जब भी कॉल करें तो हमारी टीम से लाजमी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे कोऑपरेट करें। वो जब भी आपकी कॉल रिसीव करेंगी, आपका सवाल वो हम तक ज़रूर पास ऑन करते हैं। उसके बाद जो भी वो आपको टाइम दें, आप काइंडली अगर उस टाइम पे कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल भी बताएंगे और आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इस हवाले से रेलिवेंट है क्योंकि जो हमारे नए आने वाले वकला और हमारी जो आम पब्लिक है जिनके लिए ख़ास तौर पे हमारे ये जो सिलसिला शुरू किया है हमने, वो ये है कि प्रॉपर्टी को लेकर आपके एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसमें बाज़ औक़ात लिटिगेशन में मामला चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा लॉ देखें तो ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है इस सारे मामले का वो इस ख़ास कानून के ज़िम्मे में आता है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस कानून को हम इस नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब आम जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो लॉ से जिनका ताल्लुक तो नहीं है, उनके लिए ये सुनने में ज़रूर मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे हम इस पे सवालात के जवाबात आपके सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि ये आप तमाम लोगों के रेलेवेंट है, जितने भी लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं और उन्हें रोज़ किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो शाह साहब, मैं सबसे पहले जो इस टॉपिक पे पहला सवाल जो बुनियादी सवाल है वो करना चाहूँगा, वो ये है कि आखिर ये दाद रसी मुख्तस या स्पेसिफिक रिलीफ आम जो लोग हैं हमारे सुनने वाले, उनकी आसानी के लिए आप इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस कानून को हमने आपस में डिस्कशन के बाद ये तय किया कि अब हम इस कानून के ऊपर प्रोग्राम करेंगे और जो हमारे यंग वकला हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो LLB पार्ट 1 में ये पढ़ते हैं, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 12-13 साल पढ़ाने के दौरान भी मैंने लोगों को ये बच्चों को ये समझाया है कि असल में सिविल लॉ की जो प्रैक्टिस है उसमें 90%, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 90% जो भी केसेस होते हैं वो इस कानून से होके गुज़रते हैं। और इस कानून का इल्म होना और इसके ऊपर दस्तरस होना एक नौजवान वकील के लिए और एक लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ इस कानून को समझना एक शहरी के तौर पे आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने हकूक़ का पता होगा तो फिर आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनको बेचारों को ये पता ही नहीं था कि उनका ये हक है और वो हक उन्होंने प्रेस ही नहीं किया, किसी जगह पे चैलेंज ही नहीं किया, और जिसकी वजह से उनकी लिमिट भी गुजर गई और वो उसी तरह से बैठे रहे और उनको वो जो रिलीफ मिल सकता था वो नहीं मिला। अब जैसे आपने ये सवाल किया कि जी स्पेसिफिक रिलीफ है क्या, या जिसको उर्दू में इसका ज़रा मुश्किल है दाद रसी मुख्तस, क्योंकि वो खालिस उर्दू के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अगर इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तौर पे ही मैं इसको आपको प्रेजेंट करूं तो इसमें सेक्शन 5 है इसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का इसका सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में हमें बताया गया क्या है, उसमें बताया गया है कि किस किस रिलीफ मतलब कि किस किस चीज़ को जो आप अदालत आपको देती है, आपके हक में वो ऑर्डर करती है, डिग्री करती है, वो कौन कौन सी चीज़ है जो जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ कह सकते हैं।
उसमें नंबर 1 ये आ जाता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपके कब्ज़े में नहीं है और आप उसका कब्ज़ा लेना चाहते हैं, अदालत जब वो कब्ज़ा लेके आपको दिलवाएगी, क्योंकि अगर आप अदालत समझते हैं कि आप हकदार हैं, उसका कब्ज़ा लेके आपको दिलवाना स्पेसिफिक रिलीफ की पहली किस्म। उसके बाद उसकी दूसरी किस्म आ जाती है। दूसरी किस्म के मसलन वो कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि फ़लाँ शख्स है जिसके ख़िलाफ़ आप केस कर रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो आम तौर पे ज़्यादातर वो मुआहदे की शक्ल में होती है कि उसके साथ ऐसा मुआहदा हुआ था कि वो ये काम करेगा और वो काम वो नहीं कर रहा। अब अदालत से आप कहते हैं कि जी इनसे कहें कि ये इन्होंने मुआहदे में ये कहा था कि मैं ऐसा करूँगा, अब ये नहीं कर रहे, तो आप इनको हुक्म दे कि ये ऐसा वो ही अपना ज़िम्मेदारी को पूरा करें। ये भी स्पेसिफिक रिलीफ की दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म स्पेसिफिक रिलीफ की ये होती है कि किसी के साथ आपका मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के मुताबिक उन्होंने तय किया कि ये काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर भी वही काम कर रहे हैं। उनको उस काम के करने से रोकने के लिए भी आप अदालत से रुजू करते हैं और अदालत में आप कहते हैं कि जी ये इस मुआहदे के तहत इनकी जिम्मेदारी है कि ये काम ना करें, अब ये कर रहे हैं तो आप इनको मना फरमा दें। ये भी अदालत जब उसको मना करती है तो ये भी स्पेसिफिक रिलीफ की तीसरी किस्म है। चौथी किस्म आ जाती है कि मसलन उसको हम कहते हैं कि जी कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरा इस प्रॉपर्टी में ये हक है, अक्सर हम देखते हैं उसके ऊपर कि आप कहते हैं और मेरा हक कोई मान नहीं रहा, तो दूसरों से मनवाने के लिए फिर एक तीसरा फरीक जो होता है वो अदालत होती है। सिविलाइज सोसाइटी में अच्छे मुआशरे में आप अदालत के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी मेरा ये हक है और ये शख्स उसको मान नहीं रहे, आप इसके ऊपर फैसला दें कि मेरा हक वाकई ही है। तो अदालत उस चीज़ को डिटर्मिन करे कि वो कहे कि जी हाँ ये आपका हक है और फिर उसके बारे में वो फैसला सुना दे कि इसका हक ये है और ये इसकी ये हैसियत है कानूनी किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में। इसको भी स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। उसकी अगली किस्म जो पांचवी किस्म है, पांचवी किस्म में है कि अपॉइंटिंग ए रिसीवर। रिसीवर की समझ जो है वो एक लॉ के स्टूडेंट को तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए जिनको लॉ का वो लॉ से रिलेटेड नहीं है उनके बारे में ये है कि अब अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में ये झगड़ा हो जाता है कि ये किसके हक में रहेगी, किसके पास रहेगी, किसके कब्ज़े में रहेगी, जब तक कि फ़ैसला ना हो जाए कि ये असल में किसकी है, तो उन सूरतों में कई दफ़ा कोर्ट जो है वो रिसीवर के अपना एक नुमाइंदा बिठा देती है कि जी अब ये आपके पास रहेगी, जब फैसला होगा जिसके हक में होगा उसके हवाले कर दी जाएगी, यानी अमानतन तहवील में रहेगी, अमान तहवील में दे दी जाती है, उसको रिसीवर कहते हैं। ये 5 किस्में हैं। इन 5 किस्मों के तहत अदालत जो भी फैसला देती है उसको स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई मामला बतौर वकील, यंग वकील, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो पूछता है कि जी ये मेरा मामला है, और सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो इन सूरतों में किसी जगह पे आता है। जब वो आता है तो फिर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कंसल्ट करना है। हर दफ़ा कंसल्ट किया करें, उसको कंसल्ट करना है और कंसल्ट करके फिर आप इसमें से रेलिवेंट जो सेक्शन है उसको देखेंगे और उसके मुताबिक फिर उनका दावा दायर करेंगे, उसके मुताबिक आप अदालत से इस्तदा करेंगे। ऐसे ना हो कि आप किसी गलत कानून के तहत कुछ साल अपने क्लाइंट को वैसे ही लेके जाएं। और क्लाइंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनको भी पता होना चाहिए। हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर किसी को पता चल जाए तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मेरा ये मसला है और इस कानून के तहत होगा, ताकि आप अपने, अगर वकील साहब को नहीं उनके नज़र से गुजरा, बच्चे हैं, यंग हैं, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हैं या उनके ऊपर चेक रख सकते हैं। उम्मीद है कि व्यूअर को सुनने में जितना ये खुश्क सा सब्जेक्ट फील हुआ होगा, इस पहले सवाल को करने का मकसद ये था कि आपकी इसमें जो दिलचस्पी बढ़े और आपको समझ आए कि ये जो कानून दादरसी मुख्तस या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये ऐसा नहीं है ये कोई एलियंस के लिए, ये आप आम लोगों के लिए ये कानून है। और सबसे ज़्यादा केसेस कोर्ट्स में, सिविल केसेस में इसी नौयत के आते हैं। तो ये तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जायदाद की वो कौन कौन सी इकसाम हैं जिनके ऊपर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल है
और प्रॉपर्टी की उन इकसाम के हवाले से जो भी मामला अगर कोई बनेगा तो वो कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कानून खुश्क है, सिविल लॉ खुश्क समझा जाता है, उसमें वो चाम नहीं होता, जो बोरिंग फील होता है। लेकिन खुश्क चीज़ में अगर आपका इलाज वो छुपा हुआ है तो आप उसको खाएंगे। अब मेडिसिन कड़वी हो सकती है, अमूमी तौर पे कड़वी होती है। ये क्या कहेगा जी, ये खुश्क है तो इसलिए मेरा हक इसमें से निकलता है, लेकिन मैं फिर भी इसकी खुश्की की वजह से इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। तो इतने समंदर में मत जाएं, ये खुश्की को ही अपना रास्ता बनाएं और ये खुश्की ही आपको जो है वो खुशहाली की तरफ लेके जाती है। अब प्रॉपर्टी की इकसाम अगर उसकी तो उसको आप पूरा एक जो है ना वो ब्रॉड वे एंगल से देखें ना, मोटा अगर उसको देख लें तो प्रॉपर्टी को आप सिर्फ 2 ही हिस्सों में तकसीम करें इस कानून के हवाले से। एक वो प्रॉपर्टी जो मुंतकल हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम मनकूला मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो आम प्रॉपर्टी आपकी किताब हो गई, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, गाड़ी मोटरसाइकिल कोई भी चीज़ ऐसी, घर की कोई चीज़, जब फर्नीचर, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो दोनों की डेफिनेशन में आ जाती हैं। मसलन दरख्त आपका लगा हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो जब लगा खड़ा है तो उस वक्त वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर उसको काट लिया जाए तो वो मूवेबल कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कानून जो है ये दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई हैं, ये दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लागू होता है। दोनों के बारे में इसके अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। बस आपने देखना है, ढूंढना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा हक क्या है, तो वो आप इससे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कॉमन बंदा सोचता है कि अगर वो इकसाम में जाए तो वो सोचेगा जी एग्रीकल्चरल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, बट वो कैटेगराइज हम इसमें नहीं कर सकते। इस कानून के हवाले से अगर हम देखेंगे तो बुनियादी तौर पे इसकी 2 इकसाम आएंगे। एक वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है, और एक वो प्रॉपर्टी जो एक जगह पे ही रहे वो मुंतकिल नहीं हो सकती, जैसे कि रियल एस्टेट, प्योर रियल एस्टेट जिसे आप कह सकते हैं, लैंड, अराजी, जिसे आप एक जगह से मूव नहीं कर सकते। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट किया है। एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि एक और क्या जो क्रिमिनल ऑफेंसेस जिन्हें आप कह लें या फौजदारी जो लॉ है, ऐसे मैं इसको आसानी से कह सकता हूँ कि जो फौजदारी मामलात हैं, क्या उनके हवाले से ये लॉ कोई रेमेडी देता है या इस लॉ का फौजदारी मामलात पे इतलाक होता है? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं, चेक्स के मामले में सुनते हैं और, तो उसके हवाले ज़रा गाइड फरमाइए कि इस लॉ का क्रिमिनल जो एक्ट्स हैं उनके हवाले से क्या लेना देना है, क्या इसका? देखें बच्चों, अगर आप, तो मैं बच्चों इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरे सुनने वाले वो लोग जो हैं जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट होने के बाद वो लॉ कर चुके हैं और अभी उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, उनके लिए भी है कि वो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। इस कानून को तो छोड़ दें। इस कानून के अलावा भी अगर कोई कानून है जो सिविल का कानून है, उसका फौजदारी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई आप ना तो इसके ज़रिए से कोई डायरेक्शन अदालत से ले सकते हैं कि फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू करें, और ना ही आप किसी फ़ौजदारी कार्रवाई को होने से इससे रुकवा सकते हैं। मसलन लोग आ जाते हैं कि जी मेरे ऊपर पर्चा हो जाना है, चेक का पर्चा आमतौर पे होता है, इसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम भी करेंगे, तो इसके बारे में आप स्टे करवा दें तो ये स्टे नहीं होता। जिसको स्टे कहते हैं, जब इसी कानून में है कि वो स्टे असल में होता क्या है, वो हम अगले प्रोग्रामों में उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फौजदारी मामलात में ये कानून छोड़ तो एक तरफ, इसके अलावा कोई भी सिविल का लॉ है उसका फौजदारी मामलात के ऊपर कोई इतलाक नहीं है, वो लागू नहीं होते। बहुत शुक्रिया राना साहब, आज का हमारा साथ था यहीं तक। मैं आपको बताता चलूँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो हमने टॉपिक छेड़ा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको फॉलो करेंगे और इसके आगे कई अब ये सिलसिला चलेगा। और जैसे हमने किराएदारी के कानून के हवाले से 4 पार्ट्स में उसको कंक्लूड किया था, समअप किया था, इसे भी इंशाल्लाह हम कुछ पार्ट्स की सूरत में आपको बताते जाएंगे और उम्मीद है कि आप हमें फॉलो करेंगे और लाजमी तौर
तौर पे जो एक रिक्वेस्ट है मैं फिर दोहराऊंगा कि आप, चूँकि ये डेफिनेटली एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है नए आने वाले वकला और हमारी पब्लिक के लिए, तो अगर आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो दें तो वो आपको नोटिफाई कर सके। बहुत शुक्रिया। अपना, अपने घर वालों का, अपने आसपास हमसायों का, सबका ख्याल रखें। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।